अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। अदम एतमाद के हवाले से वैसे ही मुल्क में जो सियासी माहौल है उसमें बड़ी तलखी और गर्मा गर्मी जारी थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आज जो दीर में जलसे से खिताब किया और उसमें अपोजिशन रहनुमाओं के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए उससे माहौल को मजीद तल्ख बना दिया है। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि एक तो जो बड़ी उनकी जो बयान है वो गर्दिश कर रहा है इस वक्त। वो कहते हैं कि जनरल बाजवा ने उन्हें आज ही कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को डीजल ना कहा करें, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने उनको जवाब दिया कि मौलाना साहब को डीज़ल तो आवाम कहते हैं। और फिर इस पूरे ख़िताब में और इस जलसे में जो भी बातचीत प्राइम मिनिस्टर साहब ने की उसमें थ्रू आउट द टाइम प्राइम मिनिस्टर साहब मौलाना साहब को डीज़ल कहकर पुकारते रहे। इमरान खान साहब ने इसके अलावा अपनी तनकीद पर आसिफ जरदारी साहब को भी रखा हमेशा की तरह। उन्होंने कहा कि अमेरिका को ख़त लिख कर ये कहते थे कि मुझे बचा लें। और फिर मौलाना साहब के हवाले से भी उन्होंने कहा कि अमरीकी सफ़ीर से उन्होंने कहा कि मैं आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने सवाल उठाया कि क्या ये लोग हैं जो इदारों को ठीक करेंगे। इसके जवाब देने के लिए भी आए फिर जो अपोजिशन के बड़े हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी इसी तरह सख्त तरीन अल्फाज का इस्तेमाल किया और तुर्की ब तुर्की जिसको कहते हैं जवाब दिए। अब सुनिए तमाम अपोजिशन के रहनुमाओं की भी और प्राइम मिनिस्टर साहब की भी आज की गुफ्तगू। जनरल बाजवा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इमरान देखें फजलुर रहमान को डीजल ना कहना। गालियां देते हो, नाम बिगाड़ते हो, अभी डीजल के ऊपर बाद में आते हैं, बदअखलाकी करते हो। आपकी जुबान बता रही है फजलुर रहमान और पेट्रोल दुबई से सस्ता है। मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं? आप पाकिस्तान के वजीर आजम होने के और इसके अहल नहीं। छोटा शोबा शरीफ ये छोड़ दो, इसके चपरासी के बैंक अकाउंट में ये छोड़ दो। 4.25 अरब रुपया निकला है। हराम हराम की बातें करते हो। एटीएम मशीनों के जरिए जो हराम कमाई तुम खाते रहे हो उसका तुम्हें हिसाब देना है। तुम्हारे अपने बनी गाला में जो कुछ होता है पूरी दुनिया को इल्म है। मैं तुम्हारे खिलाफ जिहाद लड़ रहा हूँ। हम आपके खिलाफ जिहाद लड़ रहे हैं। डी चौक में इंसानों का समुंदर होगा। तुम आओ डी चौक में। अगर तुम डी चौक में तुम ये करना चाहते हो तो पर हम उसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल, मैं एक गेंद से 3 विकेट इंशाल्लाह गिराऊंगा। अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी, लेकिन एहतमाल है नहीं हो सकता। फिर मामलात गली कूचों की तरफ जाएंगे। गवर्नमेंट गिरानी तो मेरे लिए आसान चीज है, मुझे अपनी जान भी देनी पड़े मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके अलावा भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत सी बातें की, वो आगे जाकर आपको सुनाते हैं जिन नामों से पुकारा अपोजिशन को। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि हुकूमत अपना दिफा हफ्ता भर हम शोज करते रहे अदम एतमाद के हवाले से दो बातों के हवाले से अपना दिफा कर रही है हुकूमत। एक ये कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यूरोपियन यूनियन के खिलाफ एक महाज खोला, अमरीका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, ये उनकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद, जिसकी वजह से इमरान खान साहब के खिलाफ आलमी दुनिया एक साजिश कर रही है। और ये आलमी साजिश है जिसका आलाकार अपोजिशन इस मुल्क की बनी हुई है। एक ये पॉइंट है। दूसरा, कल फवाद चौधरी साहब ने कहा पहले और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी वही बात आज की। उन्होंने कहा ये जो अपोजिशन है ये फौज को सियासी कंट्रोल में लाना चाहती है। और फिर वो उनकी पॉलिसीज़, माजी की बातें जो अपोजिशन की तनकीद रहती थी इदारों के हवाले से, उसको सामने रखा। तो ये दो अपने दिफा में जवाब पेश कर रही है हुकूमत इस अदम एतमाद के हवाले से। और फिर एक अहम डेवलपमेंट कल रात को हुई। DG ISPR ने ये बात वाज़े तौर पे कही कि फ़ौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है, हमारा नाम इस हवाले से ना लिया जाए। माजी में भी एक दफ़ा इदारे की तरफ से ये बात वाज़े की जा चुकी है। थोड़ी सी अब बात अदम एतमाद की पोजीशन की कर लेते हैं। अपोजिशन ये बात कह रही है कि हुकूमत के इत्तेहादियों से हम राब्ते में हैं और उनके पास जो अपोजिशन है उसके पास नंबर्स पूरे हैं। हुकूमत असेंबली का इजलास बुलाए और हम तहरीक पेश करें। दूसरी तरफ हुकूमत है वो कल से बल्कि 1-2 दिन से इसके ऊपर दलाइल दे रही है कि आर्टिकल 63A के तहत अपने अरकान को हम वोट डालने से रोक सकते हैं। और इन तरीकों के ऊपर अब हुकूमत की तरफ से गौर किया जा रहा है। साथ ही आज फवाद चौधरी ने भी एक ऐलान कर दिया अपने एलाइज के बारे में, जो इत्तेहादी हैं उनके बारे में। वो ये कहते हैं कि काफ लीग से जो मुलाकात हुई है उनके काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हमने दूर कर लिए हैं, लेकिन काफ लीग की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने पहले ही 48 घंटे का वक्त दिया हुआ है अपना कोई हतमी फैसला करने के अलावा के हवाले से। और इसके अलावा एक और बात है, अलीम खान साहब, उनके ऊपर बड़ी नज़रें कल रहीं। आज उनकी ये खबर सामने आई कि उनकी नवाज शरीफ साहब से लंदन में काफ़ी तवील मुलाकात हुई है। तो ये है हुकूमत का अपना घर जिसको सुधारने के लिए इत्तेहादियों ने प्राइम मिनिस्टर साहब को मशवरा दिया हुआ था ताकि वो अपना भी कोई फैसला कर सकें। प्रोग्राम में बात करेंगे कि किस तरह अदम एतमाद का मामला। अब एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर साहब की बात कर लेते हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले कराची और मेलसी में जो खिताब किए, जो बिलावल साहब की उर्दू का मजाक उड़ाया, जो बातें की, ये कहा जा रहा था कि अब शायद प्राइम मिनिस्टर साहब को थोड़ा जो उसके ऊपर रिएक्शंस आए हैं उनको जेब नहीं देते, इस तरह की बातें उनको नहीं करनी चाहिए। अब जब वो एक ये ऐलान कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कि वो इस वोटिंग अदम एतमाद की वोटिंग से एक दिन पहले डी चौक में जलसा करेंगे और अपोजिशन को खरी खरी सुनाएंगे, तो हमारा सवाल यह है कि जिस किस्म का आज उन्होंने बातें की और नामों से पुकारा, इससे ज़्यादा क्या खरी खरी सुनाएंगे। एक बार आप सुन लें कि अपोजिशन के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज
क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए और क्या नाम लिए? ये जो डाकुओं का टोला इकट्ठा हो गया है, इनकी तीनों की शक्लें तो जरा पहले देखें। खतरनाक डीजल, शक्ल से डाकू लगने वाला जरदारी, ड्रामाबाज, शोबाज, ये 3 चूहे निकले हैं मेरा शिकार करने के लिए। शक्लों के ऊपर बातें की प्राइम मिनिस्टर साहब ने। आमतौर पे इस तरह के बयानात हम बार बार नहीं चलाते, सियासतदान जो हमारे प्रोग्राम्स में शरीक होते हैं उनको नहीं इजाज़त देते ऐसी बात करने की, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कहेंगे तो हमारे बड़े काबिल एहतराम जो हमारे साथ शुरका प्रोग्राम के हैं उनसे भी माजरत इसके लिए, और जो लोग घरों में देख रहे होते हैं उनसे भी, लेकिन हमें ये सब बातें नशर करनी पड़ती हैं, खा वो हुकूमत की तरफ से आएँ या अपोजिशन की तरफ से जवाबी तौर पर आएँ। हमारे साथ आज प्रोग्राम में शरीक हैं जनाब मुर्तज़ा सुलंगी साहब, आमिर ज़िया साहब और मुबशर जैदी साहब। आप तीनों से आपका तज्जिया हासिल करते हैं जो सियासी माहौल इस वक्त मुल्क के अंदर बना हुआ है। सुलंगी साहब, आपसे मैं आगाज़ करूंगी। ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब का आज का अंदाज था, ये आपकी नज़र में क्या जाहिर करता है? ख़ास तौर पे उन्होंने जो ये बात कह दी कि उनको आज कहा भी गया कि मौलाना साहब को डीजल ना कहें, लेकिन फिर भी वो कहते रहे। आपने कैसे देखी प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर इस सियासी जो इस वक्त गहमा गहमी और मामलात चल रहे हैं उसके तनाजुर में? मेरे ख्याल में जब से ये तहरीक अदम एतमाद पेश हुई है, उस वक्त से इमरान खान मुसलसल दर्जा हरारत को बुलंद कर रहे हैं। एक तरफ वो तजलील कर रहे हैं अपने मुखालफिन की, दूसरी तरफ धमकियां दे रहे हैं, तीसरी तरफ जो है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से इस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व करें, मुलविस करें। ये उनकी हिकमत अमली है और उसी सिलसिले में आज उन्होंने उस जलसे में खिताब किया जिसकी इलेक्शन कमीशन ने एक हुक्म के तहत मुमानियत की थी, और आज शाम ही इस जलसे के बाद इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस भी भेज दिया है। आपको पता है कि जो इलेक्शन एक्ट का जो ज़ाब्ता अखलाक है उसके तहत नोटिस भी जाते हैं, जुर्माने भी होते हैं, और अगली बार जुर्माने के बाद अगर खिलाफ वर्जी होती है तो इलेक्शन कमीशन के पास उन अफराद को नाअहल करने का अख्तियार भी है। तो खान साहब लगता है कि उनको नज़र आ गया है कि न सिर्फ ये कि उनकी अपनी पार्टी में बगावत है, बल्कि इत्तेहादी उनके साथ खड़े नहीं हो रहे। आज जब फवाद चौधरी ने ये दावा किया कि जी वो PMLQ उनके साथ है, तो उस वक्त ऐसा नहीं हुआ कि क्यू के लोग जो है वो बाहर आकर उनके साथ खड़े होते प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हकीकत ये है कि उनके जितने भी इत्तेहादी हैं उन्होंने कहीं भी ये खुलकर नहीं कहा कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। तो जो सूरत हाल है वो खासी परेशान कुन है, इसीलिए वो डी चौक पर जलसे की धमकी दे रहे हैं, और जिसका मतलब पार्लियामान पर और अपने मुनहरिफ जो अराकीन और इत्तेहादी हैं उन पर दबाव डालना है। दबाव डालना आपको लगता है? अच्छा आमिर साहब, एक तो इस बारे में भी बात करें कि एक तो कल ही DG ISPR ने कहा कि हमारा ना इस हवाले से जिक्र किया जाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि हुकूमत मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल कर रही है और जिक्र भी आ रहा है उनका। दूसरा, ये जो न्यूट्रल के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज बात की, उसके ऊपर सोशल मीडिया में बड़े तबसरे हो रहे हैं। खान साहब ये कहते हैं कि इंसान न्यूट्रल हो सकता है, इंसान नहीं हो सकता बल्कि जानवर होता है न्यूट्रल, लेकिन माजी में हम ये भी देखते आए हैं कि वो कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुतारिफ करवाया क्रिकेट में न्यूट्रल एम्पायर को। तो आप क्या तशरीह करेंगे इस न्यूट्रल के लफ्ज़ की जो कि हमारे करंट सूरत हाल के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है? आप मुझे इजाजत दें, मैं एक दो जुमले, ये जो बहुत ज्यादा शोर मच रहा है ना कि जबान का और बड़ी तल्ख जबान दोनों तरफ से इस्तेमाल हो रही है, चाहे वो वज़ीर आज़म हो चाहे इसके खिलाफ हो। अच्छा, अब सब बात की कि ये हमारी साउथ एशिया की पॉलिटिक्स का बड़ा पुराना रंग ढंग है। कम से कम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर से तो हमने देखा है, हम बच्चे होते थे, जो मुझे याद है कि बाकायदा बड़ी शोहरत हुई थी, उन्होंने इंदिरा गांधी को गाली दे दी थी उन्होंने जलसे में ना, और उसके बाद बड़ा लोग आज तक उस गाली को याद करते हैं। और उसके बाद उनका एक अतवार वो तरीका होता था कि वो अपने जनरल ज़ियाउल हक का उन्होंने बड़ा अच्छा सा नाम रखा हुआ था, कौसर नियाज़ी साहब का बड़ा अच्छा नाम रखा हुआ था, ये जो उनके अपने साथी होते थे उसका हफीज जो थे अब्दुल हफीज साहब, उनका रखा हुआ था, पीरजादा साहब का। उसी तरह वो इस तरह के अलकाबात जो थे अपने मुखालफिन के लिए इस्तेमाल करते थे। अजीब तसलसल जो है वो जारी रहा है। नवाज शरीफ की सियासत तो उसमें बड़ा मुझे याद है कानों से धुआं निकल आए, जिस तरह की जबान रकीक जुमलेबाजी की जाती थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए और मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा के लिए, वो तो बिल्कुल ही बिलो द बेल्ट था। बाकायदा हुसैन हक्कानी साहब उसको मास्टरमाइंड किया करते थे, पम्फलेट्स लिखा करते थे, गंदे संदे एलिगेशंस लगाया करते थे, वो भी तारीख का हिस्सा है ना। तो मैं ये देखता हूँ कि ये हमारी साउथ एशिया की तारीखों
होता रहता है। अब फर्क इतना आ गया क्योंकि पहले टीवी नहीं होता था तो आम आदमी को पता नहीं चलता था, सिर्फ जो जलसा गांव में होते थे उन्हें पता होता था। और फिर हुआ होता ये था कि यानी फिर तब्दीली वाली कोई बात नहीं आमिर साहब। हाँ जी, मैं कहता हूँ ज़बान और बयान में अखबार खुद इन चीजों को ओमिट कर दिया करते थे, तो ये मैं समझ रहा हूँ तसलसल है और ये फुटनोट है। ये पूरी जो लड़ाई का ना असल जो मसला है वो है कि जी इस निज़ाम के अंदर जो है स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। हम 50 साल से एक निज़ाम को चला रहे हैं और वो एक मेरे ख्याल में बड़ा क्वेश्चन अगर आप बात कीजिएगा। अब आइए न्यूट्रलिटी के ऊपर, देखिए बात ये होती है कि मुझे बड़ा दिलचस्प बात लग रही है कि यकीनन फौज ने जनवरी में भी कहा, DG ISPR साहब ने, कि जी हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं, और वो लोग बताएं कि जिन लोगों से जो दावा करते हैं कि जिनसे हमारी मुलाकात हुई आप उनसे पूछिए। फिर उन्होंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसी तरह की बात की। यकीनन ये आर्मी की मेरे ख्याल में सूली पोजीशन है, सही पोजीशन है, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन फिर एक और नुक्ता नजर है कि जो मैं कहूँगा आयरनी ऑफ सिचुएशन है फौज के साथ, कि अगर फौज अपना स्टांस न्यूट्रल रखती है और उसके जो रखेगी, यकीनन रखेगी, उसके नतीजे में फर्ज करें कि हुकूमत चली जाती है तो बाय डिफॉल्ट जो बहुत सारे लोग तनकीद करेंगे कि जी फौज जो थी वो साथ खड़ी हुई थी इस इख्तिलाफ के, और अगर इमरान खान की हुकूमत बच जाती तब भी फौज पे तनकीद होगी कि जनाब उन्होंने देखा आखिरी वक्त में क्या कर दिया। तो मैं कहूँगा ये बड़ी मतलब ना जाए रफ्तन ना पाए मानदन वाली सूरत हाल है फौज की, कि वो कितना ही कहेंगे जी हम कंबल को हमने छोड़ दिया, कंबल उनको नहीं छोड़ा। जो पूरी तो आमिर साहब मैं एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाऊंगी, मैं फिर वापस आके आऊंगी आपके दोबारा एक बार ये जो बात आपने की इसको लेके दोबारा आपकी तरफ आऊंगी कि गुंजाइश लेकिन अब इस बात की है कि जब उनकी तरफ से वजाहत एक बार कर दी गई है और फिर ऑपोजिशन भी जब कहती है कि वो न्यूट्रल हैं तो गुंजाइश बनती है कुछ भी एक्सपेक्ट किया जाए या इस तरह का कुछ सवाल बाद में किया भी जाए सियासी सूरत हाल के ऊपर। और जो कल मौलाना साहब के रजाकारों की तरफ से का जो मामला हुआ, उनकी गिरफ्तारी भी और उनका मौजूद होना MNA लॉजेस में, हम प्रोग्राम में उसका भी जिक्र करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद हम बात करें प्रोग्राम में जो आज की सियासी सूरत हाल रही, अदम एतमाद के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब की खास तौर पे जो बयान है और फिर अपोजिशन का सामने आके उनका जवाब देना बड़े सख्त अल्फाज में। मुबशिर साहब 2-3 चीज़ों पे आपसे बात करना चाहूँगी। पहले तो जो बात हो रही थी, आमिर साहब भी कहते हैं कि माजी वाले भी तो कोई मुख्तलिफ नहीं थे, तो शहबाज शरीफ साहब को भी मालूम है कि उनकी पार्टी माजी में क्या तरीक़ाकार रखती रही। कल हमारी PMLN वालों से बात हो रही थी, वो कहते हैं ये बात है कि हमने तय कर लिया था कि हम ये अंदाज नहीं अपनाएंगे और ये बात ऑन रिकॉर्ड मौजूद है उसके बाद से। लेकिन मौलाना साहब तो अभी भी जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, उन्होंने ये बयान भी दिया कि इनका हाल अशरफ गनी से भी बुरा होगा। अब ये एक अपोजिशन की एक रिस्पॉन्सिबल सियासी जमात का लीडर होने के नाते क्या ये ओवरऑल PDM को रिप्रेजेंट करते हुए बात कह रहे हैं, क्योंकि अफगान तालिबान को अभी दुनिया ने माना नहीं है और उस हवाले से वो इतना ग्लोरीफाई करके बयान कर रहे हैं, तो कैसे आप देख रहे हैं कि क्या कोई किसी दूसरे को कह सकता है हमारी सियासत में कि ये अल्फाज इस्तेमाल ना किए जाएं जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब पे तनकीद हो रही है आज? देखिए अच्छा, एक तो ये है कि कौन किसको कह सकता है, सबके अपने अपने जो सोशल मीडिया के ट्रोल्स ब्रिगेड्स हैं जो उनके लिए हर रोज गालम गलोच कर रहे होते हैं। अगर आप जरा सा एक मुखालिफ ओपिनियन देते हैं फिर देखिए कि आपको क्या क्या अलकाबात मिलते हैं। फिर मौलाना साहब के साथ बिल्कुल जो खान साहब ने किया वो ठीक नहीं है, मगर खान साहब को मौलाना साहब भी आपको याद होगा यहूदी एजेंट तक कह चुके हैं, जो कि किसी भी तरीके तौर से ठीक बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं जो ये देख रहा हूँ टेम्पर्स राइजिंग की, मुर्तज़ा साहब ने भी शुरू में बात की। देखिए मसला ये है कि अब आ रहा है अदम एतमाद और दोनों साइड जो हैं वो 50-50% श्योर हैं मेरे अपनी मालूमात के मुताबिक। हो सकता है कोई ज़्यादा हो, कोई 100% हो, 70% हो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में दोनों इस वक्त जो है ना चाह रही हैं कि एक कोई ड्रम बीटिंग कर ली जाए या एक दूसरे को नीचा दिखाया जाए, जिसका बज़ाहिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसका मतलब अवाम के सामने आप अपने कपड़े ही उतार रहे हैं, बल्कि एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं और अपनी असलियत दिखा रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, इमरान खान साहब को बहैसियत वज़ीर आज़म एहसास करना चाहिए कि वो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। उसी तरह मौलाना फजलुर रहमान को भी एहसास करना चाहिए कि वो एक बहुत बड़े मौलाना हैं। उसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब जो निस्बतन धीमे हैं, लेकिन ये है कि वहाँ मरियम नवाज भी बात करती हैं। तो ये जो देखें एक दूसरे, आपने देखा वज़ीर आज़म ने परसों एक बात की, उसके बाद कल जो है बिलावल ने, मैं आई वॉज नेवर एक्सपेक्टिंग कि बिलावल जो है वो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करे।
उसके बाद नून लीग अपना चूरन बेचने आ गई कि जनाब ये तो गद्दार हैं और देखें ये इमरान खान साहब जो है ये कर। तो ये गद्दारी या एक दूसरे को जो आप अलकाबात से नवाज रहे हैं, ये इससे आप किसी को हेल्प नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के सामने अपनी असलियत दिखा रहे हैं और ये क्रॉस पार्टी लाइन हो रहा है। तो जो थोड़ी सी भी एजुकेटेड क्लास है मुल्क में, वो तो अपना सर शर्म से झुका रही है, मगर ये लीडर्स तैयार नहीं हैं कि इनको जरा भी शर्म आ जाए। सॉरी टू से। ऐसा ही लग रहा है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और जो दिफा किया जा रहा है इस वक्त हुकूमत की तरफ से इस अदम एतमाद के हवाले से, सोलंकी साहब पहले आप अपना कमेंट कीजिए। दो बातें हुकूमत सामने रख रही है और अब वो बहुत पुरजोर तरीके से सामने रख रही है। इस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आज बात की। एक ये कह रही है, नैरेटिव है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अंदाज आलमी दुनिया के साथ अपनाया और जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड और आज़ाद फॉरेन पॉलिसी वाला अंदाज अपनाया कि अमेरिका को कह दिया एब्सोल्युटली नॉट और यूरोपियन यूनियन को भी सख्त आड़े हाथों ले लिया एक जलसे के अंदर। दूसरी तरफ ये भी बात कह रहे हैं कि जो ऑपोजिशन है उनके फौज के हवाले से पॉलिसी ठीक नहीं रही। कल फवाद साहब के ये अल्फाज थे कि ये सियासी कंट्रोल में लाना चाहते हैं इदारों को। तो ये जो दोनों नैरेटिव्स हैं हुकूमत के, ये अवाम की हद तक उनके जो ये बात को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उनको फ़ायदा पहुंचा सकती है। बेशक अदम एतमाद के अंदर वोट अवाम ने तो नहीं डालना, लेकिन किसी हद तक फ़ायदा हो सकता है। ये जो दोनों पॉइंट्स के साथ अपना दिफा कर रही है हुकूमत, उसको देखें, जब आपके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकने लगे तो आपको कुछ तो कहना होगा ना। अब इमरान खान क्या करे? ये जो बातें कर रहे हैं कि जी वो एब्सोल्युटली नॉट, आपको पता है कि एब्सोल्युटली नॉट का जो हवाला है कहाँ से आया था? जब मीडिया में ये बात चल रही थी कि अमेरिकियों ने अड्डे मांगे हैं, तो उस पर तो आपके कौमी सलामती के मुशीर मुईद यूसुफ खुद कह चुके हैं कि अमेरिकियों ने कोई अड्डे नहीं मांगे और कोई ऐसा पब्लिक स्टेटमेंट मौजूद नहीं है। तो वो उन्होंने मांगे नहीं थे, तो एब्सोल्युटली नॉट किस चीज़ पर बात हो रही है मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि जब ट्रंप से मिलने गए थे खान साहब, और जिस तरीके से उनके चेहरे पे ईमानी नूर था, और जब वो वापस आए तो जिस तरीके से उनका इस्तकबाल हुआ था और जिस तरीके से वो सेकंड वर्ल्ड कप जो है वो जीत कर आए थे, तो अब ये बातें करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। यूरोपीय यूनियन और के हवाले से जो कुछ कहा उन्होंने, उस पर खुद इससे बेहतर तबसरा कोई हो नहीं सकता कि उनके अपने वजीर खजाना शौकत तरीन कह चुके हैं कि वजीर आजम को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मॉस्को का विजिट था या ये इस तरह के जो बयानात हैं, ये असल में जब उनकी हुकूमत नहीं होगी और अगर उन अदम एतमाद कामयाब होता है तो उसके बाद जो उन्होंने कहना होगा वो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और कहेंगे देखे मैंने तो ये कहा था। तो इसके अलावा और कोई इसकी कोई अहमियत नहीं है। आमिर साहब, अगर चली जाती है हुकूमत, अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, तो उसी सूरत में के लिए ये नैरेटिव बनाया जा रहा है या आप समझते हैं कि अभी भी इसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं? जैसा कि सोलंकी साहब ने कहा कि यूरोपियन यूनियन के ऊपर एक तो इकोनॉमिस्ट जो बात करते हैं या जो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स बात करते हैं वो मुख्तलिफ है हुकूमत के बयानिए से, लेकिन खुद वजीर खजाना भी कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को जलसे में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। ये आलमी साजिश का बयानिया आप कैसे देख रहे हैं इसको, कि किस चीज़ का आकाश है ये? अच्छा, वजीर खजाना ने उसके बाद में एक अपना ऑडियो लीक वो भी किया था, शेयर भी किया था सोशल मीडिया पे, जो मैंने देखा। उसने कहा था कि मेरी बात को से आपको बात से अलग करके कहा गया, मैंने इस तरह से तनकीद नहीं की। लेकिन ये भी अलमिया है इस कैबिनेट के साथ इमरान खान साहब की, कि जैसे रज़ाक दाऊद साहब ने कहा कि जी भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात होने चाहिए। अब ये जो उनका पॉलिसी स्टेटमेंट था कॉमर्स मिनिस्टर का, एडवाइजर का, ये कंट्रडिक्ट करता है इमरान खान के उस स्टैंड को जो था कि जी हम भारत से उस वक्त तक नॉर्मल ताल्लुकात नहीं करेंगे जब तक जो है वो 5 अगस्त 2019 के चीज़ों को रोल बैक नहीं करेगा। तो इस तरह की बातें मेरे ख्याल में उनकी कैबिनेट के अंदर भी आप देखते हैं कि लोग जो है बड़ी आज़ादी के साथ अपनी बात, जो बाज़ लोग कहते हैं मस्बत है, बाज़ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। तो इतना डिसिप्लिन, बहुत ही आहनी डिसिप्लिन के साथ नहीं चल रही है उनकी काबीना, और उसमें जिसका जो दिल चाहता है वो कह डालता है। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि जिस तरह से यूरोपियन यूनियन के, देखिए हमारी ये दो राय है
एक हमारे वो लोग जो बहुत एक्सपर्ट्स हैं, जो रिवायती उनका अंदाज़े फिक्र है और समझते हैं कि मगरबी ममालिक को नाराज नहीं करना चाहिए, और उसकी बात में वजन है। मैं नहीं कहता कि गलत उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन एक अनकन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो कि ज़्यादा मकबूल है आम आदमी के अंदर। और वो समझता है कि जिस तरह से 22 यूरोपियन इसके ममालिक ने प्रेस रिलीज दिया, लीक किया उस चीज़ को और पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश की, वो एक बड़ी कतई नामुनासिब बात थी। और जब इमरान खान ने एक स्टेटमेंट सख्त दिया, उसके नतीजे में अगले दिन यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट का फोन भी आया, और जो हमने सुना है कि इसमें कहा गया कि जी उन्होंने इस बात पे भी मतलब एतराफ़ किया गुफ्तगू के अंदर कि जी गालिबन इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था, और ये चीज़ें जो है बहुत सारी चीज़ें कवर्ड तरीके से, हर चीज़ प्रेस में बात नहीं हो रही होती, आप पसे पर्दा भी बहुत सारी बातें करते हैं डिप्लोमेसी के अंदर। तो ज़ाहिर है कि जिस तरह से जो टोन यूरोपियन यूनियन ने सेट की थी, तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने कह दिया कि जी आपने भारत को तो ऐसी बात नहीं कही और आप सिर्फ पाकिस्तान पे एक तरफा दबाव डाल रहे हैं, तो उससे हमारे बहुत सारे पाकिस्तानियों की कसीर अक्सरियत की जज्बात की तर्जुमानी हुई है कि जो ठीक है हमें FATF पे ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमें IMF पे हम लोग बहुत मुश्किलात के शिकार है, और ज़ाहिर है क्योंकि इकोनॉमी हमारी ख़राब है, बहुत नाजुक सूरत हाल के शिकार है, तो हमें हुकूमतों को झुकना भी पड़ता है, वो तल घूट पीने भी पड़ते हैं। लेकिन जो एक रियासत के थौस होता है पाकिस्तानियों का कि जी हमें ये काम नहीं करना, हम बालत मजबूरी तो ये कड़वा घूट पी लेंगे, लेकिन हमारी फितरत नहीं है कि हम जाकर उनकी बात को हाँ में हाँ मिलाएं। और जबकि हम समझते हैं कि अब मगरिब के या जो US लेड कैंप है, उसके जो मफादात हैं वो पाकिस्तान के मफादात से कन्वर्ज नहीं हो रहे, बल्कि डाइवर्जेंस है उसमें। जो अमेरिका और यूरोप चाहते कंटेन चाइना, हमें सूट नहीं करता, वो चाहते हैं भारत की हेजेमनी रीजन के अंदर, हमें सूट नहीं करती। इमरान खान ने अगर ऐसा कह दिया खुलकर, तो क्या गुनाह किया, कौन सा गुनाह कबीरा है? मुबश्शिर साहब, बहुत बुरा लग रहा है कि जिनके बच्चे वहां पर पल रहे हैं, जिनकी जायदादें हैं, जो वहां पे बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए समझ में आता है, लेकिन मेरे और आपके लिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जी ये एग्जैक्टली हुकूमत यही बात कह रही है। मुबश्शिर साहब, क्या ये है ऐसा कि जो दिलों में बसती है बात वो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, और वाकई गैर जानिबदार किस्म का रवैया आलमी दुनिया पाकिस्तान के साथ अपना रही है प्राइम मिनिस्टर साहब के इंतहाई स्ट्रॉन्ग स्टांस से परेशान होकर, या ये पॉपुलर बातें हैं जिसमें जो आवाम में हिट हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त कर रहे हैं? मुबश्शिर साहब देखिए, अफसा, एक तो जलसे के अंदर अगर आप एक सियासी तकरीर कर रहे हैं, उसमें अगर आप EU कहेंगे भी तो मेरे ख्याल में आधों को तो समझ ही नहीं आएगी कि EU है क्या, ठीक है। और आप ये कहेंगे EU को मैंने ये जवाब दे दिया, तो मेरा नहीं ख्याल इनकॉन्सिक्वेंशियल है। मगर आप इस पूरे सिनेरियो को देखें, यूरोपियन एम्बेसडर्स ने ख़त लिखा हुआ है, तो आपको थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। आपने तो चोर डाकू ही कहना है ना, वो आप कह रहे हैं, आपको साथ ये तड़का लगाने की क्या ज़रूरत है कि जनाब यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने ये कर दिया और हम गुलाम नहीं हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबको पता है आप कितने गुलाम हैं और कितने नहीं हैं, हम कितने मजबूर हैं, हम कितने मजबूर नहीं हैं। तो आमिर साहब की ये बात कि जी जो भी है मजबूरियां सबकी हैं, मजबूरियां मुल्क की हैं, और हमें ये देख के चलना है। रशिया कल आकर के पाइपलाइन नहीं डाल देगा कि हमें कल से जो है ना गैस मिलनी शुरू हो जाएगी और हम जो है ना अमेरिका के सामने सीना तान के खड़े हो जाएंगे। इट मे टेक 10 years और मे बी 20 years और मे बी 50 years, यू डोंट नो। तो तब तक हम जो हैं अपनी एक्सपोर्ट्स अगर यूरोपीय यूनियन बंद कर देगा तो फिर खान साहब क्या करेंगे? खान साहब जाकर के जलसों में ये कहेंगे कि जी देखें मैंने तड़ी दी, उन्होंने ये बंद कर दिया। ऐसी बात नहीं है। सियाको सबाट से हट के आमिर ने कहा कि उन्होंने किया होगा, उन्होंने ये बात तो कही कि इमरान खान को नहीं कहना चाहिए, इसमें सियाको सबाट कहाँ से आ गया? तो लिहाजा वो अगर कह रहे हैं कि मैंने जो है उनको वज़ीर आज़म को ये बात नहीं करनी चाहिए, इसमें सियाको सबाट तो कोई है ही नहीं ना। तो अगर वो बाद में अपने आप को वो क्लियर करने के लिए अगर करना चाह रहे हैं वो एक अलग बात है। मगर देखिए ये सेंसिटिव मामले होते हैं, ये आम जो अवामी जलसों के अंदर जाकर के आप ठीक है भारत के खिलाफ बात कर सकते हैं, आप अमेरिका के खिलाफ बात कर सकते हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन जो है वो जो भी है लोगों का, आपने हमारे 70 साल से क्या हुआ है, एक यूफोरिया क्रिएट किया हुआ है अमेरिका के खिलाफ। हम अमेरिका को अड्डे भी देते रहे हैं, अमेरिका से पैसे भी लेते रहे हैं, अमेरिका की बिहाफ पे जंगें भी लड़ते रहे हैं, और कहते हैं नहीं जी अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है, गद्दार है। अच्छा 50 साल उन्होंने आपको कितने पैसे दिए? आपने अपनी जो है जो सोवरेंटी है वो ऑलमोस्ट बेच दी अमेरिका के आगे, और आज आप कह रहे हैं एब्सोल्युटली नॉट। तो मैं आई अप्रिशिएट कि वजीर आजम ने खड़े होकर ये कहा है, लेकिन भाई अगर ये जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, जो दो बड़े मुल्क हैं वो यूरोपियन यूनियन है और अमेरिका है,
तो आप करके देख लें। अगर आप चाह रहे हैं कि ऑलरेडी आपकी इकोनॉमी स्ट्रेस है, आपको IMF अब तंग करेगा, आपके साथ मसाइल होंगे, तो ये भी करके देख लें। जो ये जज्बाती बातें करना बहुत आसान है, मगर सियासी जलसों के अंदर इन चीज़ों को जो है वो देख के करना चाहिए। करना चाहिए। अच्छा आमिर साहब, कोई कमेंट आप भी कर लें फिर। अब ये जिस तरह मुबशिर साहब कह रहे हैं, सिफारती जुबान की बात हो रही है, दिलों में जो भी चलता रहे। प्राइम मिनिस्टर साहब जब बात करते हैं तो उस अंदाज को उस हवाले से देखा जाता है, क्योंकि हमारे जो पहले फैसले रहे, जिसके प्राइम मिनिस्टर साहब क्रिटिक भी रहे, वो रियासती फैसले थे इन ममालिक के हवाले से। देखिए पॉलिसीज बदलती हैं ना, और दूसरी बात है कि इमरान खान ने अगर ये बात कही है, उन्हें पता है कि ठीक है एक बहुत ही दूर दराज पाकिस्तान के इलाके में बात कही और बकौल मुबशिर के कि लोगों की गालिबन समझ में आई नहीं आई, लेकिन मेरे ख्याल में जो तालियां वालियां बजी थी, मेरे ख्याल में समझते हैं इतने मासूम सादा नहीं है हमारे लोग। लेकिन इमरान खान कैलकुलेटेड थे और उन्हें पता है कि मैं कहीं पर भी ये बात कहूँगा यूरोपियन यूनियन को, तो पैगाम जहाँ पे इंटरनल डोमेस्टिक लोगों के लिए था, ऑडियंस के लिए था, वहाँ मगरबी दुनिया के लिए भी था। क्योंकि पाकिस्तान पे जिस तरह से शदीद दबाव डाला जा रहा है मुख्तलिफ वक्तों में, या तो आप बिल्कुल केव इन कर जाएं, आप बच्चा जमहूरा बन जाएं, वो चुटकी बजाएं और कहें बेटा घूम जा, आप घूम जाएं, ऐसा तो नहीं है। तो आप अच्छा, जब अमेरिका से हमारे ताल्लुकात भी बहुत अच्छे भी थे, तब भी हमने असर्ट किया। जब हम अफगान जंग लड़ रहे थे ज़िया-उल-हक साहब के दौर में, तब भी हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम को गार्ड किया। उसके बाद जो सेकंड फेज अफगान वॉर हुई मुशर्रफ साहब के दौर में, और उसके बाद पीपल्स पार्टी के दौर में, उसमें भी पाकिस्तान ने हर चीज अमेरिका की नहीं मानी थी। हम ताउन भी करते थे, बहुत सारी चीजों पे हम ताउन नहीं भी करते थे, जिसका शिकवा और दुख जो अमेरिकियों को आज भी है कि वो अगर कहते थे कि जी फलां ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करो, और हम लोग हमारी इस्टेब्लिशमेंट समझती थी कि नामुनासिब है, क्योंकि ये लोग तो अपना बोरिया बिस्तर तय करके चले जाएंगे इस पूरे रीजन से, भुगतना हमें है। तो बिल्कुल हमारी इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी जो थी बिल्कुल दुरुस्त थी, और वक्त ने साबित किया कि अगर आज हम उनके कहने पर, अमरीकियों के कहने पर हम सब पे डंडा चलाना शुरू कर देते, तो आज जो अफगानिस्तान में हमारा छोटा मोटा लिवरेज है वो खत्म हो जाता। तो बात ये होती है कि अगर ये एक रियासत सरबराह जो है हुकूमत का ये बात कह रहा है, को चैलेंज कर रहा है, हमने अमेरिका से पैसे किस लिए लिए थे? अरे भाई देखो, अमेरिका से पैसे अगर लिए तो उसमें आपने काम भी तो किया ना, और कुछ चीजों के ऊपर जो है मतलब है भाई, आप वॉर ऑन टेरर में आप उनको जगह दे रहे थे, उनको आप राहत दे रहे थे। बात ये किस चीज के लिए पैसे ले रहे थे? वो आपकी रोड इस्तेमाल कर रहे थे, वो यहाँ से इससे को मजीद मौजूद थोड़ी सी मुझे एक जी ये डिफरेंट मौजू है, लेकिन बात एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ इसी मौजू पे रहेंगे। तो आमिर साहब, मैं एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाऊंगी। मैं फिर आपसे वापस आके भी पूछना चाहूंगी कि फिर तो इस बातों में आपको दम नजर आता है कि जो इस वक्त हुकूमत बयानियां अपना रही है कि ये ऑपोजिशन आलाकार है आलमी साजिशों की, आलमी कुव्वतों की। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब वक्त बहुत कम हमारे पास रह गया। मैं चाहती हूँ जो तीनों हमारे मेहमान हैं वो क्विक कमेंट अपना एक एक कर दे। सोलंकी साहब आपसे आगाज करती हूँ, आमिर साहब आखिर में आपकी तरफ आ जाऊंगी, फिर आप कंक्लूड कर दीजिएगा। सोलंकी साहब, आमिर साहब ये समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो आंखें दिखाई हैं वेस्ट को, उसका कहीं ना कहीं असर तो है। आप जो कह रहे थे, पहले कहना चाह रहे थे। देखें, जो जी आपकी जो आज़ादी है वो नारे जिंदाबाद मुर्दाबाद लगाने से नहीं होती है, आपकी सही खुद मुख्तारी होती है, मुआशी खुद मुख्तारी से। तो उसका 3.5 साल में क्या हुआ है वो आप ज़रा बता दें। और ये जो अफ़गानिस्तान की बात कर रहे हैं कि बड़ी दूर अंदेशी का हमने सबूत दिया अफ़गानिस्तान में, और ये तालिबान को लाकर, तो अभी तालिबान क्या कर रहे हैं आपके साथ, और उन्होंने जिनको पनाह दी हुई है TTP के, उससे हमें कितने नफल का सवाब मिल रहा है वो ज़रा बता दें। मुबशिर साहब, आप अपना कमेंट कीजिएगा। वैसे ये जब पैनामा लीक्स आया था तो उस वक्त नून लीग ने भी कहा था ये हमारे खिलाफ एक आलमी साजिश है, मुल्क को बहुत बेहतरी की तरफ लेके जा रहे थे। तो अब ये प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना कोई अनोखी बात तो ना हुई अगर हुकूमत भी यही कह रही है? देखिए, ये तो पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि आप डोमेस्टिक ऑडियंस को ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि उनके खिलाफ कोई बैनुल अक़वामी साजिश हो रही है, तो लिहाजा अगर वो टारगेट हो भी जाते हैं तो इसको उसी तनाजुर में देखा जाए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बहुत से वज़राए आज़म ये करते रहे हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ बता दूं, ये हमने जो अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है, अभी बन गई है, उसका पूरा धूम धड़क्का भी हुआ था, और ये कहा गया था कि उसकी जो बुनियाद है वो मईशत पर होगी, और वो जो माजी में जो कुछ हुआ वो नहीं होगा। लेकिन अब अगर हम इस तरह की कड़ियाँ लगाएंगे EU को, तो उसका अगर इम्पैक्ट आएगा तो वो हमारी अपनी बनाई गई सिक्योरिटी पॉलिसी के खिलाफ होगा। ये मौला जट के डायलॉग जो हैं ये फिल्मों में अच्छे लगते हैं, जलसों में अच्छे लगते हैं, लेकिन
फॉरेन पॉलिसी के ऊपर आपको जलसे में, जहां आप वैसे कह रहे हैं चोर है, डाकू हैं, ये हो गया, आपको ये एक एक्स्ट्रा इशू क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इससे आपको कोई ना सिंपैथी मिलेगी, ना इससे जो है कोई आपको आपका कद बुलंद होगा, बल्कि होगा ये कि आपको सिफारती सतह पर नुकसान पहुंचेगा, नुकसान होगा। आमिर साहब, अब आखिर में आप कह दें, अब ऑपोजिशन के हवाले से फिर जो हुकूमत कह रही है कि ये साजिश के तहत अदम एतमाद ला रहे हैं और ये आलमी साजिश है, इस बात से आप किस हद तक इतफाक करते हैं या नहीं? अब सर बात ये कि जब पाकिस्तान ये कहेगा कि हमें एक इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी की तरफ जाना है, ये हमारा हदफ है, और आप किसी के जेरे साया थे, उसके साये से निकलकर आप चाहेंगे कि जी हम अपनी पॉलिसी खुद बनाए, तो जाहिर है कि वो लोग जिनके जेरे साया थे वो आप पर कोशिश करेंगे कि असरअंदाज हो, और हम देख रहे हैं कि हो रहे हैं। अच्छा, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि पाकिस्तान में हमारी चाहे वो सिविल इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे पोलिटिकल हो, चाहे हमारे फौज में भी लोग हैं कि बहुत सारे अमेरिका के साथ हमारे कई दिहाइयों पे मुश्तमिल ताल्लुकात हैं, बड़ी क्लोजनेस है, उनकी ज़बान में हम बात करते हैं, वहाँ पे यहाँ की शराफिया की जायदादें हैं, बच्चे पढ़ते हैं, तो वो क्लोज महसूस करते हैं, और जाहिर है कि वो नहीं चाहेंगे कि उसके एम्बिट से निकले आप बाहर, लेकिन जाहिर है कि आपको प्राइस देनी पड़ेगी। शराफिया का इंटरेस्ट कुछ और है, पाकिस्तान का इंटरेस्ट कुछ और है, और अगर आपको वाकई अपने पैरों पे खड़ा होना है, बिल्कुल सही बात है कि मईशत जब तक हमारी मजबूत नहीं होगी हम एक आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं अपना सकते, लेकिन आप उस स्पेस में अपने आप को एसर्ट तो करेंगे। आप ये तो नहीं करेंगे कि अगर अमेरिका आपसे तकाजा करे कि जी चीन के ब्लॉक से निकल जाएं आप और भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो, और आप हो जाएंगे क्या? आप नहीं होंगे। पूरी असल में ये है, बात ये हो रही, वो चाह रहे हैं कि रूस से हम अपने ताल्लुकात क्यों ना बेहतर करें। चले मेरे हम क्यों जी सर, जी सर आमिर साहब, ठीक है, जिस तनाजुर में बात हो रही थी आमिर साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट आपने भी तफसीली तौर पे एक्सप्लेन भी किया है कि ऑपोजिशन के ऊपर खास तौर काम होना, तो आपके जवाब से मैं ये नतीजा मतलब इसका अखज़ कर लेती हूँ कि आप समझते हैं कि इस तरह के फैक्टर्स भी इसके अंदर शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब आपका, मुबश्शिर ज़ैदी साहब आपका, और मुर्तज़ा सोलंकी साहब आपके कीमती वक्त का भी। नाज़रीन, अब आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी, देखते हैं उस वक्त तक अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से क्या अपडेट्स आती हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।